बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का यहां पर मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक राहत पैकेज उन्होंने जारी किया, जिसमें 200 करोड़ रुपए का ये राहत पैकेज लाया जा रहा है। इससे करीब 1,63,000 परिवार लाभान्वित होंगे। तो मुख्यमंत्री इस बारिश के अलर्ट के बीच भी लगातार एक्टिव हैं और आज पिथौरागढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उत्तरकाशी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और वहां पर उन्होंने पर्यटन व्यवसाय को कोरोना से उबरने के लिए एक बड़ी घोषणा की थी। 200 करोड़ का राहत पैकेज मुख्यमंत्री ने जारी किया था और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। यहां मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख करते हैं और जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री का ये पिथौरागढ़ दौरा कितना खास है। पंकज, आज मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ जाने वाले हैं, उनका ये दौरा किस वक्त शुरू होगा और कौन कौन सी वो विकास योजनाएं हैं जिनकी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये जिले का प्रवास चल रहा है और कल जिस तरह से वो उत्तरकाशी के दौरे पे गए थे। हालांकि ये जो उत्तरकाशी का दौरा था मुख्यमंत्री का, ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा था और उन्हें तमाम लोगों से मुलाकात की थी और लोगों से जो आपदा के दौरान दिक्कतें लोगों को हुई थी और कई तरह की परेशानियां उनको होती, उनको राहत देने की उन्होंने बात कही थी। और इसके साथ साथ ही अब जिले के प्रवास पर वो जा रहे हैं और पिथौरागढ़ से उनका यह दौरा शुरू हो रहा है। पिथौरागढ़ में वो तमाम जो विकास योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी किसी जिले के प्रवास पर जाते हैं, जिले में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ जिले की जनता को मिलता है। तो मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो कि सुदूरवर्ती जिला है और पिथौरागढ़ जिस तरह से पहले से ही रहा है कि वहां पर जो सीमाएं दूसरे देशों से मिली हुई है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिली हुई है, उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। और आपदा की दृष्टि से जो इस समय बरसात चल रही है, उस लिहाज से भी काफी तरह की दिक्कतें वहां लोगों को हो रही है। तो वो लोगों से वहां जाकर समस्या भी सुनेंगे। उसके साथ साथ ही जिले के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने जो पिछले दौरान विकास योजनाएं हुई है राज्य सरकार की, उस तरह से वहां पर धरातल पर उतारी है, उन चीजों को भी बातचीत करेंगे और प्रभारी मंत्री उनके साथ रहेंगे। तो पिथौरागढ़ का काफी महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन बरसात हो रही है। बरसात की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिछले दौरान भी उत्तरकाशी का दौरा कैंसिल हो गया था। बरसात की वजह से वो किस तरह से वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या होगा, किस तरह की तमाम चीजें रहेंगी, तो वो तमाम बातें भी देखनी होंगी। लेकिन पिथौरागढ़ का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोगों से मुलाकात करेंगे, स्थानीय लोगों की भी आशाएं हैं कि वो मुख्यमंत्री यहाँ आए और उनकी तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का कोशिश करें। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री का काफी अहम दौरा है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बारिश के बीच मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर रहे हैं। कल उत्तरकाशी पहुंचे थे और आज पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं और वहां पर भी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज राजभवन कूच करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कथित जासूसी मामले में कांग्रेस का राजभवन कूच है और इस कूच की अगुवाई करेंगे प्रीतम सिंह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। कथित जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर से राजभवन का कूच करने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे। सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन के लिए निकलेंगे और कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए हैं। तो आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, राजभवन कूच करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि का रुख कर लेते हैं।
रवि, सुबह 11 बजे कांग्रेस राजभवन कूच करने जा रही है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरह की नाराजगी है? कांग्रेस की ओर से क्या तैयारी की गई है इस राजभवन कूच को लेकर, और प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है कि व्यवस्थाएं ना बिगड़ने पाए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो संसद से लेकर अब सड़क तक जो है जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, जासूसी मामला है, वो अब तूल पकड़ने लगा है और पूरी तरीके से सियासत जो है अब अपने चरम पर है। वहीं अगर आज उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी राजभवन कूच कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम तय किया है और 11 बजे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में राजभवन कूच करने जा रहे हैं। मांग ये है कि गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने की और इसके साथ ही जो अगर हम बात करें तो जो फ़ोन टैपिंग का जो मामला है, जो आरोप है केंद्र सरकार पर, वो ये है कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे पूर्व राहुल गांधी और उनके साथ ही जो है तमाम जो कांग्रेसी के और वरिष्ठ नेता हैं और जो पत्रकार हैं उनके फ़ोन की टैपिंग का मामला है। तो इसी मामले को लगातार जो है अब पूरी तरीके से इस पर सियासत है और आज उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस मामले को लेकर राजभवन कूच करेगी और भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज देहरादून में जुटेंगे। तो जहां हम संसद से सड़क तक अब इस पूरे मामले पर जो है लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और तमाम आरोप जो है विपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं। इसी मामले को देखते हुए अगर हम बात करें तो पूरे देश में कांग्रेस के इस तरीके के कार्यक्रम तय हुए हैं और इसी की कड़ी में आज उत्तराखंड में भी प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें भारी संख्या में तमाम जो है जिलों से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज यहाँ पर जुटेंगे। जहाँ तक तैयारियों की बात है, क्योंकि जब भी राजभवन कूच होता है तो पूरी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से की जाती है। तो पहले ही जो हाथी बड़कला है जो राजभवन से पहले पड़ता है, वहाँ पर तमाम पुलिस बल जो है, पुलिस फोर्स जो है उसकी तैनाती करने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को वहाँ पर रोक दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस इस मामले को लेकर तमाम, चाहे हम केंद्र की बैठकों की बात करें, वहाँ पर भी शामिल नहीं हुई है। कल प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने इस मामले को उठाया है, संसद में इस मामले को उठाया है और अब राज्य स्तरों पर इस मामले को कांग्रेस लगातार उठा रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस मामले को तूल दिया है और लगातार केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए हैं और उन्होंने ज्वाइंट जो है इस पर जांच करने की बात की कि न्यायिक जांच इस पर होनी चाहिए और न्यायिक जांच की जो मांग है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुस्सा है और उसी को लेकर कांग्रेस का आज ये राजभवन मार्च है। रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। सिसोदिया रुड़की में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मनीष सिसोदिया का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रुड़की में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मनीष सिसोदिया का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शिक्षा को लेकर कुछ एक ऐलान कर सकते हैं मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। रुड़की में एक कार्यक्रम है, इसमें वो शामिल होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर कुछ शिक्षा को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर कुछ बड़ा ऐलान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर सकते हैं। तो आज रुड़की में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। रुड़की में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में आहुति भी डालेंगे मनीष सिसोदिया। काफी अहम माना जा रहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये उत्तराखंड दौरा। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। रुड़की पहुंचेंगे, रुड़की में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदिरा हृदय के निधन के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट पर अभी भी फैसला नहीं हो पाया। कांग्रेस के तय कार्यक्रमों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और संगठनात्मक बदलाव पर अभी भी 3 से 4 दिन और लगेंगे। उधर इस मामले पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। कहीं कोई डिले नहीं हो रहा। श्री प्रीतम सिंह जी ने राज्य भर का दौरा किया है। श्री हरीश रावत लगातार दौरा करते रहते हैं। मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ धीरेन्द्र प्रताप, हम राज्य भर का दौरा करते रहते हैं। कहीं कोई डिले नहीं है। ये भाजपा का प्रचार है। भाजपा घबराई हुई है। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता की तरफ बढ़ रही है। भाजपा डूबता हुआ जहाज है। नेता प्रतिपक्ष का आज नहीं तो कल जरूर फैसला हो जाना है। दिल्ली में सत्र शुरू हुआ है, वहाँ पर हमारे नेता हैं। खाड़गे जी राज्यसभा में नेता है, सोनिया जी लोकसभा में नेता है। यहाँ जब भी विधानसभा का सत्र होगा उससे कहीं पहले हम अपना नेता चुन लेंगे।
किसी को कोई चिंता करने की। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर चारधाम के तीर्थ पुरोहित धरना दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुरोहितों को आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर पुनर्विचार करेंगे। हरिद्वार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। भाजपा ने प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक की जा रही है। कार्य समिति हमारे चुनाव का एक पार्ट है। आने वाले सप्ताह में हम मंडलों की कार्य समितियों में भी सारे हमारे मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री और एक प्रदेश के पदाधिकारी वो भी जाएंगे। इस बीच में हमारे अन्य कार्यक्रम हैं बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के, वो भी हम लोग अगले महीने शुरू करेंगे। अगस्त पहली से सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक भेज दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से चुनाव का रोड मैप जो हमने बनाया था उसकी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्दी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड में पीएम मोदी का भी दौरा है और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि इसके लिए जल्दी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 5 चुनावी राज्यों में दौरा है। अभी वो गोवा से शुरू करने वाले हैं। गोवा के बाद में उत्तराखंड भी रहेगा, पंजाब भी रहेगा, मणिपुर का भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी है। शेड्यूल बना है। अभी उत्तराखंड का उसमें डेट फिक्स नहीं हुई है। जल्दी जब भी डेट फिक्स होगी तो आपको मालूम है। और इस बीच हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ जेल प्रशासन में तब हड़कंप मच गया जब कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और एक साथ 16 कैदी HIV संक्रमित पाए गए। अब चिंतित स्वास्थ्य महकमे ने कैदियों का इलाज शुरू कर दिया है। 16 HIV संक्रमित कैदियों में 15 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैदियों का इलाज उनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जा रहा है। इलाज के दौरान संक्रमितों के पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हल्द्वानी के जेल अधीक्षक सतीश कुमार सुखीजा के मुताबिक डॉक्टरों की सलाह पर ही कैदियों को इलाज और इम्यूनिटी के लिए बेहतर भोजन दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं। हल्द्वानी जेल में 16 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। इन कैदियों में 15 पुरुष हैं और एक महिला शामिल है। कैदियों के HIV पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था और जिसके बाद यह चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि 16 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं हल्द्वानी जेल में। 15 पुरुष और एक महिला कैदी HIV पॉजिटिव हैं। जेल में 16 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद चिंतित स्वास्थ्य महकमे ने सभी कैदियों का इलाज शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी पहचान गुप्त रखी जा रही है। साथ ही अधिकारियों का यह भी दावा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन कैदियों को बेहतर भोजन दिया जा रहा है। तो जेल में 16 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित कैदियों में 15 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल है। एक साथ 16 कैदियों के HIV पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी का इलाज शुरू कर दिया है। सभी की पहचान गुप्त रखी गई है। एक साथ 16 कैदियों के HIV पॉजिटिव मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है जांच करने की बंदियों की। जो भी नए बंदी आते हैं उनका HIV पॉजिटिव जांच करते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर ART सेंटर वहाँ जाके उसका कंफर्मेशन कराते हैं। अभी यहाँ पर 16 लोग हैं जिसमें 15 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक महिला है, वो वेस्ट बंगाल से शायद रजिस्ट्रेशन है। उसकी दवा चल रही थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं, इसलिए उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए अब पहाड़ पर बारिश के कहर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज देहरादून और नैनीताल समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि जब भी मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है तो उसके मायने क्या होते हैं। येलो अलर्ट की स्थिति में भारी बारिश के आसार होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा खतरे वाली बात नहीं होती है।
मगर इससे ऐसे इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है जहां पर पहले से ही काफी बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड में भी इस समय यही हालात हैं। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले दिनों से बारिश जारी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में तो बारिश रुकी ही नहीं है। येलो अलर्ट की स्थिति में जर्जर इमारतों और कच्चे मकानों को खतरा हो सकता है। इसके अलावा निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। तो येलो अलर्ट क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। मॉनसून सीजन में दरक रहे पहाड़ राहगीरों के लिए मुसीबत बनने लगे। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास एक कार के ऊपर बोल्डर गिर गया, जिस वजह से कार सवार 3 लोगों में से एक घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश भेजा गया। बताया जा रहा है कि कार श्रीनगर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान तोता घाटी और सौड़ पानी के बीच कार के ऊपर पहाड़ से बोल्डर आ गिरा। ये तस्वीर देखिए, कार की क्या हालत हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, वो घायल हो गए। मसूरी में टिहरी रोड पर भूस्खलन हुआ है। वुड स्टॉक स्कूल के पास स्कूल की बिल्डिंग का पुश्ता ढह गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। पुश्ता गिर जाने के बाद अब स्कूल की इमारत को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं भूस्खलन से 2 बड़े पेड़ भी गिर गए। तो पहाड़ियों की रानी मसूरी में भी ये हालात हैं। भूस्खलन और बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। मसूरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है, मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल पर। और आप मेरे देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से यहाँ पर ये बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है। जेसीबी के माध्यम से यहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं भूस्खलन की जद पर स्कूल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई है, जिससे खतरा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस बिल्डिंग को बचाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पहले सड़क को साफ। उधर नैनीताल में भी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। मल्ली बाजार में एक विशाल पेड़ एक मकान के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि घर में मौजूद लोग वक्त रहते बाहर निकल आए। पेड़ गिरने से घर में लाखों का नुकसान हुआ है। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आलम यह है कि ऐसा लग रहा है मानो घर, सड़कें, गलियां ना होकर वो तालाब हों। सड़कों पर जल भराव ऐसा है कि सड़कें तालाब बन गई हैं, तो वहीं घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो रुद्रपुर में बारिश आम लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जलपनिया बैकुल नदी का पानी ग्रामीण इलाकों में घुस गया है, जिस वजह से कई घर पानी में डूब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन घरों में मौजूद लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू किया। इसके बाद इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गांव में 3 से 4 फीट तक पानी है, जिस वजह से जनजीवन प्रभावित है। चिकनी मिट्टी है सर, चप्पल से। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित 49 परिवारों को राहत राशि दे दी गई है। प्रति परिवार को 3,800 रुपए की धनराशि दी गई है, जबकि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। जिले के कई क्षेत्रों में 17 पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुई हैं। मांडो गांव में 9 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए और 49 घरों में मलबा भरा। वहीं कंकराड़ी में एक भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 7 आवासीय भवनों में दरार आ गई। राहत कैंप राजकीय इंटर कॉलेज मुश्तिक सौड़ में 27 आपदा प्रभावित लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। इस साल 1 जुलाई से लेकर अब तक 1388 सैलानी फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। इस समय फूलों की घाटी में 200 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिले हैं। खासकर ब्लू पॉपी तो फूलों की घाटी की रंगत में 4 चांद लगा रहा है। देहरादून में करीब 250 करोड़ की लागत से बना राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों बदहाल स्थिति में है। रखरखाव न होने की वजह से स्टेडियम में जगह जगह घास उगाई है और मशीनें भी जंग खा रही हैं। ये तस्वीर 2019 की है, जब देहरादून के क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम T20 मुकाबले में आमने सामने थी। उत्तराखंड के लोगों के लिए अपने राज्य में बने किसी स्टेडियम में मैच देखना किसी सपने के सच होने जैसा था। मगर अब की तस्वीर काफी बदल चुकी है। ये शानदार स्टेडियम अब जंगल नजर आने लगा है। मैदान में बड़ी बड़ी घास उग गई है। कई जगह पर तो
जंगली मशरूम तक उग रहा है। स्टेडियम को मेंटेन रखने के लिए लाई गई मशीनें जंग खा रही हैं। उत्तराखंड खेल विभाग अपनी संपत्ति की कैसे देखभाल करता है, इसकी वानगी है रायपुर में बना राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप इसकी स्थिति देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस स्टेडियम को करोड़ों रुपए की लागत से बनाकर इस लिहाज से बनाया गया था कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आए और लोगों को ये मौका मिल सके कि उत्तराखंड में एक क्रिकेट स्टेडियम बना है और यहाँ इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट देखे जा सके। लेकिन यहाँ अभी आप परिस्थितियाँ देख रहे हैं किस तरह से क्रिकेट स्टेडियम की बदहाल स्थिति हो गई है। जहाँ तहाँ सामान बिखरा पड़ा है, जो मेंटेनेंस का सामान है वो पूरी तरह से जंग खा चुका है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये वही स्टेडियम है जिसमें करीब 2.5 साल पहले इंटरनेशनल मैच हुआ था। जरा याद करिए उस लम्हे को जब इस ग्राउंड पर अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम मैच खेल रही थी। और अब की तस्वीर देखिए, मैदान की इस बदहाल स्थिति में। ये स्टेडियम बदहाल स्थिति में है। रख रखाव न होने से कुर्सियां टूट गई हैं, मैदान में बड़ी बड़ी घास उग गई है। स्टेडियम की दुर्दशा पर सवाल किया तो मानो अधिकारियों की सांस हलक में अटक गई है। कोरोना का जो इन्होंने वो बनाया है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, वो सारा उन्हीं के पोजीशन में है। अब और बाहर वाले किसी भी इसमें इंटरफेयर नहीं है, तो वो उन्हीं का वो है। अब वो किस तरह से उसको करते हैं, क्योंकि और जो अदर उसमें स्टाफ था वो सबके लिए बैन है जाने के लिए। तो इस चक्कर में शायद हो सकता है वो नहीं करवा होंगे, क्योंकि उन्हीं के हैंडओवर है, उन्हीं ने करवाना है। जिम्मेदार अधिकारी कोरोना का बहाना बनाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कोरोना था भी तो क्या, स्टेडियम के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था? जिस स्टेडियम से हजारों खेल प्रेमियों की भावनाएं जुड़ी हों, जिस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, उसे इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? और एक गंभीर बात यह है कि इस स्टेडियम में 3 बड़े इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम यहाँ इंटरनेशनल लेवल का मैच खेल चुकी है। रणजी मैच यहाँ हो चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं स्टेडियम की, उससे ये कहा जा सकता है कि खेल विभाग को फिलहाल करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम की कुछ चिंता नहीं है और इसीलिए ये बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा।